देखो बेटा, आज हम क्या करेंगे, ये कहता कि पॉइजन्स इंटीग्रल फॉर्मूला। इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट करेंगे। क्या स्टेटमेंट है पॉइजन इंटीग्रल फॉर्मूला की? लेट एफ जेड बी ए एनालिटिक इन द रीजन मोड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू आर। लेकिन एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है, किसके अंदर? क्लोज डिस्क के अंदर फंक्शन एनालिटिक है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। फिर ये कहता है कि कैपिटल आर से छोटी एक और रेडियस ले लेते हैं, स्मॉल आर। तो क्या होगा, कैपिटल एफ आर ई की पावर आयटा थीटा, यानी जो स्मॉल रेडियस ली है उसके सर्कल के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, आर ई की पावर आयटा थीटा, वो किसके इक्वल होगा? 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस का कैपिटल आर माइनस का 2 कैपिटल आर स्मॉल आर कोस ऑफ थीटा माइनस का 5 प्लस का आर का स्क्वायर डी फाई। जहाँ पे ये कहता है कि फाई क्या है? फाई इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा। फाई क्या है? थीटा की वैल्यू है। किस सर्कल के ऊपर? मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर के ऊपर। क्लियर हुआ? कहते हैं कि ये कहाँ से है? ये बड़े सर्कल की बाउंड्री से पॉइंट है। ये क्या है? ये छोटे सर्कल की बाउंड्री से पॉइंट है। तो हम छोटे सर्कल की बाउंड्री के पॉइंट की फंक्शनल वैल्यू बड़े सर्कल के पॉइंट के बाउंड्री के फंक्शनल वैल्यू की हेल्प से हम ऐसे निकाल सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइजन इंटीग्रल फॉर्मूला। क्लियर दिस? अब इसमें पॉइजन फंक्शन का यूज हुआ है, ये आपको पता है अच्छे से, तो ये पॉइजन इंटीग्रल फॉर्मूला है। अब पॉइजनजेशन फॉर्मूला इसमें क्या है? लेट एफ जेड बी एनालिटिक इन क्लोज डिस्क जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर, एंड लेट एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 0 ऑन मोड ऑफ जेड इक्वल टू आर। यानी जो ये क्लोज डिस्क है, इसकी बाउंड्री पे फंक्शन का कोई भी रूट नहीं है, और जितने भी रूट हैं z1 z2 zn आर द जीरोज ऑफ एफ ऑफ जेड, यानी ये सारे के सारे रूट हैं जो किसके अंदर हैं? ओपन डिस्क मोड ऑफ जेड लेस देन आर पे। और ये कहता है कि इनके जो ये जीरोज यानी रूट्स हैं वो रिपीटेड होंगे जितनी उसकी मल्टीप्लिसिटी होगी। आपको पता है मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? रूट का रिपीट होना। अब लेट आर इज इक्वल जेड इज इक्वल टू स्मॉल आर ई की पावर आयटा थीटा, यानी एक छोटा सर्कल ले लिया, कैपिटल आर एक बड़ा सर्कल था, स्मॉल आर एक छोटा सर्कल है। उस छोटे सर्कल की बाउंड्री से कोई भी पॉइंट इस टाइप का उठाया, तो ये कहता है कि लॉग ऑफ एफ ऑफ जेड को हम कैसे लिख सकते हैं? इज इक्वल टू माइनस का समीशन ऑफ लॉग ऑफ दिस प्लस का 1/2 पाई आयटा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 पाई आयटा दिस इंटू में डी फाई, ऐसे लिख सकते हैं। स्टेटमेंट समझ में आ गई? अब देखो इसका प्रूफ में कंसीडर द फंक्शन। जैसे कि लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने, लास्ट थ्योरम में भी हमने क्या किया था? इसी फंक्शन को सपोज किया था। इसमें भी हम क्या करेंगे? इसी फंक्शन को सपोज कर लेंगे। देखो लास्ट वाली थ्योरम में ये रहा, ठीक है। ये कौन सी थ्योरम थी? जंक्शन फॉर्मूला। और ये कौन सी है? पॉइजन जंक्शन फॉर्मूला। अब जंक्शन फॉर्मूला में जो हमने फंक्शन सपोज किया था उसी फंक्शन को इसने सपोज कर लिया। अब ये सारी की सारी बातें वही लिखी हैं जो हमने जंक्शन फॉर्मूला में इससे पहले वाली वीडियो में ली थी। क्या था उसमें? क्लियरली कैपिटल एफ जेड एनालिटिक होगा, जिसके अंदर, जिस डोमेन के अंदर एफ जेड एनालिटिक होगा उसी के अंदर कैपिटल एफ जेड क्या हो जाएगा? एनालिटिक। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी वो देख ले पहले, क्योंकि वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से खोल के ये बताया था कि कैपिटल एफ जेड एनालिटिक स्मॉल एफ जेड एनालिटिक होने के कारण होगा उसी डोमेन के अंदर। और कैपिटल एफ जेड भी क्या, कैपिटल एफ जेड नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल मोड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू आर। ये कहता है कि कैपिटल एफ जेड उस क्लोज डिस्क के अंदर या बाउंड्री पे कहीं पे भी 0 नहीं होगा, यानी उसका कोई रूट नहीं मिलेगा उस क्लोज डिस्क के अंदर। और कैपिटल एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक होगा और कभी वैनिश नहीं होगा किसके ऊपर? मोड ऑफ जेड इज लेस देन रो। और व्हाट इज रो? फॉर सम रो, यहाँ पे लेस देन था,
रो इज लेस देन किससे होगा, कैपिटल आर से। आल्सो, और बाउंड्री के ऊपर स्मॉल एफ जेड और कैपिटल एफ जेड का मोड की वैल्यू के मॉडुलस वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऐसा भी वहाँ पे था। सिंस कैपिटल एफ जेड इज एनालिटिक, कैपिटल एफ जेड एनालिटिक है, नॉन जीरो है, किसके अंदर, मोड ऑफ जेड इज लेस देन रो के अंदर, एंड कॉन्सिक्वेंटली इट्स रियल पार्ट log ऑफ एफ ऑफ जेड इज हार्मोनिक देयर। तो रियल पार्ट ऑफ दी, ये क्या होता है, रियल पार्ट होता है किसका, log ऑफ एफ ऑफ जेड का। तो log एफ ऑफ जेड का रियल पार्ट होगा वो कैसा होगा, हार्मोनिक होगा। और यदि इसका रियल पार्ट हार्मोनिक होगा, अब हम किसका यूज करेंगे, पॉइजन इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखो पॉइजन इंटीग्रल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था, देखो यदि कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसी तरह कैपिटल एफ जेड भी कैसा है बेटा, एनालिटिक है, देखो ध्यान से। तो देयरफॉर वो भी क्या करेगा, पॉइजन इंटीग्रल फॉर्मूले को क्या करेगा, सेटिस्फाई। क्लियर हुआ इतना। अब उसके बाद तो log ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू log ऑफ एफ ऑफ जेड, क्योंकि ये भी तो एनालिटिक हो गया ना, अभी ये भी हार्मोनिक हो गया और क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। अब एनालिटिक हो गया तो ये पॉइजन इंटीग्रल फॉर्मूले को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे जेड क्या है, जेड क्या है, मोड ऑफ जेड इक्वल टू आर, यानी कैपिटल जेड की वैल्यू अगर हम देखें तो आर ई की पावर आइटा 5 ऐसा लिख सकते हैं। तो जेड की जगह पे क्या पुट कर दिया, आर ई की पावर आइटा 5। क्लियर हुआ। इधर तो था ही ये कैपिटल आर ई की पावर आइटा 5, ठीक है, क्योंकि बाउंड्री के ऊपर दोनों की फंक्शनल वैल्यू क्या थी, सेम थी। तो देयरफॉर log ऑफ दिस इज इक्वल टू log ऑफ दिस हो जाएगा। तो log ऑफ एफ ऑफ जेड का मोड इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो सॉरी, आल्सो log ऑफ एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये कहाँ से ली है, ये यहाँ से, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। तो log टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log ऑफ एफ ऑफ जेड का मोड की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, log ऑफ एफ जेड का मोड इंटू में मोड ऑफ दिस। इसका मोड यानी ये समीशन में है, समीशन में है तो log किस में खुल, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में है, ये प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट का साइन। तो log प्रोडक्ट में किस में खुल जाएगा, समीशन में, और log ऑफ एफ ऑफ जेड अलग से आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो गया, ये कहता है कि देयरफॉर सेकंड बिकम्स, जो इक्वेशन नंबर 2 आई थी वो क्या आई थी, log ऑफ एफ ऑफ जेड का मोड। ये देखो log ऑफ एफ ऑफ जेड का मोड यहाँ पे भी है, और आल्सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से log ऑफ एफ ऑफ जेड का मोड की वैल्यू फर्स्ट से ही आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होंगी, तो राइट हैंड साइड को इक्वल पुट कर देना। इक्वल पुट करने के बाद जो ये समीशन वाली वैल्यू है वो उधर चली जाएगी, उधर समीशन जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में, लास्ट थ्योरम की तरह। अब उसके बाद है मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ एन एंटायर फंक्शन। ये कहता कि एफ जेड कोई भी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है। मान लें कि एफ जेड कैसा है, नॉन कांस्टेंट नहीं है लेकिन एंटायर फंक्शन है। अब डिफाइंड कर लिया कैपिटल एम आर, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ जेड का मोड, जहाँ पे मोड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू आर। जैसे जैसे आर वेरी होगी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू वेरी होती जाएंगी, जैसे जैसे आर वेरी होगी मैक्सिमम वैल्यू वेरी होती जाएगी। अब ये कहता है कि कैपिटल एम आर हमने क्या डिफाइंड किया है कि जैसे कि आर की वैल्यू 1 होगी तो ये m1 हो जाएगा, आर की वैल्यू 2 होगी तो ये m2 हो जाएगा, आर की वैल्यू 3 होगी तो ये m3 हो जाएगा। तो ये आर के ऊपर डिपेंड करता है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू की, आर क्या ले रहे हैं, रेडियस क्या ले रहे हैं। तो रेडियस चेंज होगी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू चेंज होगी। तो ये कहता है मान ले कि आर रेडियस की कोई भी क्लोज डिस्क है और उसके ऊपर फंक्शन का मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू को हमने सपोज कर लिया कैपिटल एम आर। क्लियर हुआ इतना। अब उसके बाद ये कहता कि सिंस, ये यहाँ पे कहता है कि सिंस एफ ऑफ जेड इज एंटायर फंक्शन, एफ ऑफ जेड एंटायर फंक्शन है तो मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल क्या कहता है एंटायर फंक्शन के बारे में। ये कहता कि यदि एफ जेड एंटायर फंक्शन है तो उसकी मॉडुलस वैल्यू यानी रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी उसके मोड की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अप्रोच करेगी, यानी कहाँ पे रीच होगी, उसकी बाउंड्री के ऊपर। दोबारा सुन लो, यदि कोई फंक्शन एंटायर फंक्शन होता है तो उसके मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू उसकी बाउंड्री पे अटेन होती है। तो बाउंड्री क्या है, मोड ऑफ जेड इक्वल टू आर। तो मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल के थ्रू ये कहाँ से है बेटा, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आ चुका है। मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल सभी ने पढ़ लिया होगा, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल और मिनिमम मॉडुलस
प्रिंसिपल। तो यदि कोई फंक्शन एंटायर हो तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही वैल्यू कहाँ पे अटेन होती हैं, जाकर के बाउंड्री के ऊपर। क्लियर हुआ। और एफ ऑफ जेड रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द बाउंड्री। सो ये कहता कि तो देयरफॉर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिखने का तो कोई मीनिंग ही नहीं रहा। ये कहता कि यदि बाउंड्री पे अटेन होनी है तो देयरफॉर यहाँ पे सिंपल हम बाउंड्री को ही लेंगे, यानी मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर ही लेंगे। फिर लेस देन लिखने का क्या फ़ायदा, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू था तो इसने कहा कि लेस देन को हटा दो। फिर तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एम आर इज इक्वल टू मैक्सिमम एफ ऑफ जेड का मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर, यानी उसकी बाउंड्री पर अटेन होगा। In fact, MR is strictly increasing unbounded function of capital R। ये कहता है कि कैपिटल R कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका क्या मतलब हुआ, ये कहता है कि जैसे जैसे हम रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज, मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर हुआ। फॉर दिस बाय द मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल वी हैव। अब ये कहता है जो R1 e की पावर आयोटा थीटा है। R1 का क्या मतलब है, R1 रेडियस है किससे, R2 से छोटी। देखो R1 रेडियस है R2 से छोटी। यदि R1 से छोटी है तो इसका मतलब क्या हुआ, और ये कैपिटल MR है वो क्या है बेटा, वो तो जो R रेडियस का वेक्टर सर्कल है, R रेडियस का सर्कल है, उसकी बाउंड्री के ऊपर FZ की मैक्सिमम वैल्यू दे रहा ना कैपिटल MR। तो कैपिटल R2 का क्या मतलब है, R2 की रेडियस का सर्कल की जो बाउंड्री के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू देगा F, वो वैल्यू है ये R2 के ऊपर। R2 देखो बड़ा है, ये R2 का सर्कल हुआ और ये R1 का हुआ। समझ आ गया। तो यहाँ पे कोई जर्नल पॉइंट उठाया, देखो ये जर्नल पॉइंट उठाया और इसके ऊपर मोड लगाया। क्लियर। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये R2 के ऊपर कोई मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये तो है कोई जर्नल वैल्यू और ये है कोई मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ से ये मैक्सिमम वैल्यू हुई और ये जर्नल पॉइंट हुआ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे लेस नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये तो मैक्सिमम है। बात समझ में आ गई। क्लियर हुआ। ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं कि ये एफ R1 e की पावर आयोटा थीटा ये लेस देन इक्वल टू होगा कैपिटल M R1 पे, क्योंकि ये तो वैल्यू है मैक्सिमम और ये उनमें से कोई एक है। जैसे कि मैं आपको सेट बना के दिखाऊं, जैसे कि मैंने 1 2 3 का सेट लिया। अब इनमें से जो मैं मैक्सिमम वैल्यू लूँगी तो वो 3 आएगी। तो बाकी सारी की सारी वैल्यू, यानी 1 क्या है, लेस देन है 3 से, 2 क्या है, लेस देन है 3 से, 3 क्या है, इक्वल टू है 3 से। तो यहाँ से कोई भी पॉइंट हम अगर उठाएंगे तो हम यही कहेंगे कि ये 3 से लेस देन और इक्वल टू है। क्लियर हुआ। तो ये तो है एक जनरल पॉइंट और ये है मैक्सिमम वैल्यू। तो ये पॉइंट जनरल पॉइंट लेस देन और इक्वल टू होगा। ये इक्वलिटी लगा लेना, यहाँ पे इस बच्चे की मिस्टेक है, ये इक्वलिटी लगा लेना। लेकिन M कैसा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। यदि R1 लेस देन है R2 से तो M R1 स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा M R2 से। समझ आ गई इतनी बात। अब देखो ये इससे लेस देन इक्वल टू और ये इससे लेस, तो देयरफॉर ये इससे लेस हो गया। ये रिलेशन यहाँ पे लिख रखा है। अब ये कहता है कि वेन एवर R1 इज लेस देन R2 कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, यहाँ से M R1 इज लेस देन M R2 इफ M R द बाउंडेड एंड देन लवलिश थ्योरम। ये कहता है कि यदि M R यानी मैक्सिमम वैल्यू, यानी जो ये कैपिटल M R है, यानी जो ये मैक्सिमम वैल्यूज आई हैं, ये कहता है कि यदि ये बाउंडेड हो गया तो इसका मतलब कि फंक्शन बाउंडेड हो गया। और कोई भी बाउंडेड एंटायर फंक्शन क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। कोई भी बाउंडेड एंटायर फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट, बाय लवलिश थ्योरम। क्योंकि M R बाउंडेड होने का मतलब क्या है, फंक्शन का बाउंड होना। फंक्शन इज बाउंडेड और कोई भी एंटायर बाउंडेड फंक्शन बाय लवलिश थ्योरम से क्या होता है, कांस्टेंट। इसका मतलब कि FZ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्लियर हुआ।